नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है ऋषभ तिवारी के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रथम अध्याय के निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याएं हैं। जैसे हम कभी कभी नाम लेते हैं न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस एंड कोई भी बिजनेस लाइन, कोई भी इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ते हैं जिसमें हमें कभी कभी स्लो डाउन, रिसेशन आदि शब्दों को पता चलता है। तो आज हम समझेंगे स्लो डाउन होता क्या है। तो स्लो डाउन जो होता है, किसी भी जीडीपी के ग्रोथ रेट मतलब वृद्धि दर कम होने लगती है, हालांकि वह सकारात्मक होती है। अर्थात the growth rate of a GDP becomes lower than but it is still positive. In other words, GDP increase with lower growth rate। अर्थात स्लो डाउन में जीडीपी पहले की तुलना में कम वृद्धि दर से बढ़ती है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए भारत की जीडीपी 2020 में पहले क्वार्टर में 100 रुपये थी, दूसरे क्वार्टर में 105 रुपये, तीसरे क्वार्टर में 108 रुपये। तो हम पहले क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर के अंतर को देखते हैं। पहले क्वार्टर में जीडीपी रेट कितना थी? 100 रुपये। दूसरे क्वार्टर में कितनी हुई? 105। मतलब दूसरे क्वार्टर में जीडीपी 5% की ग्रोथ रेट दिखा रही थी, लेकिन तीसरे क्वार्टर में जीडीपी कितनी हुई? 108 रुपये। तो उसमें ग्रोथ रेट कितना हुआ? 3%। अर्थात ग्रोथ रेट में परिवर्तन हुआ है। पहले ग्रोथ रेट थी 5%, अब ग्रोथ रेट हुई है 3%। अर्थात उस राष्ट्र की जीडीपी स्लो डाउन कर रही है। अब हम दूसरे शब्दों की ओर चलते हैं, जो है कंस्ट्रक्शन, कंट्रैक्शन, मतलब सिकुड़ना या खिंचाव। सॉरी दोस्तों। इफ द ग्रोथ रेट बिकम्स लोअर नेगेटिव इन एनी क्वार्टर फॉर द फर्स्ट टाइम देन इट इज कॉल्ड कंट्रैक्शन। यदि हमेशा ग्रोथ रेट किसी भी तिमाही में पहली बार नकारात्मक हो जाती है तो उसे हम कंट्रैक्शन कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ग्रोथ रेट किसी भी तिमाही में पहली बार नकारात्मक हो जाती है तो उसे हम कंट्रैक्शन कहते हैं। अब हम उदाहरण द्वारा आपको स्पष्ट कराते हैं। अब हम तीसरे महत्वपूर्ण शब्दों की ओर चलते हैं, जो है रिसेशन। रिसेशन का नाम प्राय हमने सुनते रहते हैं कि इस समय पे इकोनॉमी रिसेशन पे चल रही है। तो रिसेशन क्या होता है, आइए समझते हैं। इफ ग्रोथ रेट रिमेन्स नेगेटिव फॉर एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर, मतलब किसी भी राष्ट्र की जीडीपी लगातार 2 तिमाहियों तक नकारात्मक हो तो उसे हम रिसेशन कहते हैं। कंस्ट्रक्शन में कहा था, कंट्रैक्शन में उसमें ग्रोथ रेट निगेटिव होगी लेकिन केवल 1 क्वार्टर होगी। रिसेशन में ग्रोथ रेट निगेटिव भी होगी लेकिन लगातार 2 क्वार्टर निगेटिव होगी। जैसे एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं प्रायः। तो हम पहले क्वार्टर T1 का एग्जाम्पल लेते हैं। T1 क्वार्टर में ग्रोथ रेट हुई 100 रुपये, दूसरे क्वार्टर में जीडीपी थी 98 रुपये, तीसरे क्वार्टर में जीडीपी थी 97 रुपये। तो लगातार दो क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट निगेटिव रही। अर्थात हम यह समझ सकते हैं कि उस राष्ट्र की जीडीपी रिसेशन में है। अब इसका हम हिंदी पर्याय समझते हैं। यदि ग्रोथ रेट लगातार कम से कम 2 तिमाहियों के लिए निगेटिव बनी रहती है तो इसे हम रिसेशन कहते हैं। रिसेशन को प्राय मंदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका शुद्ध हिंदी करना कठिन होता है क्योंकि रिसेशन जो इकोनॉमिक टर्म होते हैं, इकोनॉमी जितने भी साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं उसमें हमको हिंदी में थोड़ा कठिन शब्द लगता है, शुद्ध हिंदी नहीं मिलती उसकी, इसलिए हमें इंग्लिश पे ज़रूर ध्यान देना होगा। अगर आप किसी भी परीक्षा, किसी भी एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हैं, हम यूपीएससी की ही बात कर लेते हैं, उसके इंग्लिश और हिंदी टर्म में कितना अंतर होता है। उसका हिंदी में कुछ अलग अर्थ निकल रहा है, इंग्लिश में कुछ उसका अलग अर्थ निकल रहा है। दोनों में हम सम्मिलित रूप से एक जैसा अर्थ नहीं निकलता, इसलिए हम इंग्लिश को वरीयता देंगे। अब हम चौथे शब्द की ओर चलते हैं, चौथे पॉइंट की ओर, जो है डिप्रेशन। अब डिप्रेशन को क्या कहते हैं? डिप्रेशन को कहते हैं रिसेशन, मतलब उस राष्ट्र की जीडीपी मंदी हो रही हो, जीडीपी घट रही हो, और साथ ही साथ डिफ्लेशन, अस्फीति। अस्फीति को क्या कहते हैं?
उस राष्ट्र में वस्तुओं की कीमतों का गिरना। जैसे पार्ले जी बिस्कुट 2 रुपए का मिल रहा था लेकिन वो 1.5 रुपए का मिलने लगा, और साथ में मंदी भी है, उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट निगेटिव भी है। तो हम यहाँ पे डिप्रेशन के टर्म को लेंगे। डिप्रेशन इज इक्वल टू रिसेशन प्लस डिफ्लेशन, अर्थात मंदी प्लस अविस्फीति। अब हम 5वें पॉइंट की ओर चलते हैं जो कि है मेल्ट डाउन। सॉरी दोस्तों, हैवी डिक्लाइन इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट जानते हैं कि हर राष्ट्र में अधिकतर देशों में स्टॉक मार्केट होता है। जैसे भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को प्रायः हम बीएसई के नाम से जानते हैं तथा उसका जो इंडेक्स होता है उसे हम सेंसेक्स कहते हैं, और निफ्टी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स। अब हम 5 पॉइंट को देख लिए। अब हम ये महत्वपूर्ण जो बिंदु थे आर्थिक समस्याओं से संबंधित उसे हमने देख लिया। अब आगे की ओर चलते हैं। स्टिमुलस, स्टिमुलस शब्द आप देखते रहते हैं। यह मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का एक मिश्रण है, मतलब यह मॉनेटरी एंड फिजिकल मिक्सचर ऑफ अ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, जो स्लो डाउन, मंदी और समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। यह किस लिए उपयोग में आता है? स्लो डाउन या मंदी की समस्याओं के लिए। मतलब इट इज अ मिक्स ऑफ अ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज फॉर द रिमूवल ऑफ सच प्रॉब्लम एज स्लो डाउन एंड रिसेशन। क्या करते हैं स्टिमुलस को? स्टिमुलस का हम हिंदी प्राय नहीं निकाल सकते, शुद्ध इसका हिंदी नहीं निकलेगा अर्थ में। क्या कहेंगे स्टिमुलस को? स्टिमुलस को हम देवनागरी में ही स्टिमुलस लिखेंगे, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम मॉनेटरी स्टिमुलस एंड फिजिकल स्टिमुलस दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम स्टिमुलस को मॉनेटरी स्टिमुलस अर्थात मौद्रिक स्टिमुलस, फिजिकल स्टिमुलस अर्थात राजकोषीय स्टिमुलस। अब हम मौद्रिक स्टिमुलस में देखते हैं इसके अंतर्गत है क्या क्या। मौद्रिक स्टिमुलस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाते हैं, जिससे क्या क्या होता है? इंक्रीज इन लिक्विडिटी, लिक्विडिटी में वृद्धि होती है। मॉनेटरी स्टिमुलस के अंदर हम क्या क्या करते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हम ब्याज दर को घटाएंगे तो व्यक्ति यहाँ उधार लेगा मार्केट से, क्योंकि उसको ब्याज दर कम हो रहा है, वह इन्वेस्ट करेगा, वह चीज़ों में बाजार में पैसे खर्च करेगा, जिससे क्या होती है? तरलता में वृद्धि होती है, इंक्रीज इन लिक्विडिटी। अब इंक्रीज इन लिक्विडिटी होगी तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड निकालेगी उसको कौन खरीदता है? केंद्रीय बैंक बॉन्ड खरीदता है। अब हम मौद्रिक स्टिमुलस को देख लिए। अब हम फिजिकल स्टिमुलस की ओर जाते हैं। फिजिकल स्टिमुलस को राजकोषीय स्टिमुलस भी कहते हैं। इसमें क्या करती है सरकारें? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार खर्चा करती है समाज में, टैक्स कम करती है, आय कर मतलब इनकम टैक्स कम करती है, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी देती है। जैसे पीएलआई समय चल रही है तो एक प्रकार की सब्सिडी है। इस प्रकार फिजिकल स्टिमुलस में गवर्नमेंट ये काम करती है। गवर्नमेंट का मुख्यतः केंद्रीय बैंक करता है। अब हम आगे की ओर चलते हैं, इसी में कुछ और बिंदुओं को देखते हैं। फिजिकल स्टिमुलस इज सेड टू बी मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू मॉनेटरी स्टिमुलस ड्यूरिंग रिसेशन। मंदी के दौरान राजकोषीय स्टिमुलस मौद्रिक स्टिमुलस की तुलना में ज़्यादा प्रभावी होता है। मतलब अगर किसी भी राष्ट्र में मंदी आ रही है तो वहाँ पे मॉनेटरी स्टिमुलस की जगह राजकोषीय स्टिमुलस ज़्यादा प्रभावी होता है। अब एक टर्म आता है जीएफसीएफ। जीएफसीएफ का अर्थ क्या हुआ? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, हिंदी में कहेंगे सकल स्थिर पूंजी निर्माण। ये क्या होता है जीएफसीएफ? ये उत्पादन में सहयोग करता है, मतलब इंक्रीज इन प्रोडक्शन, और स्थिरता का प्रदर्शन करता है। इसका जीवन काल 1 वर्ष से अधिक होता है, ठीक है। और समझते हैं हम जीएफसीएफ के बारे में। जीएफसीएफ के अंतर्गत क्या क्या आते हैं अब हम देखते हैं। जैसे ड्वेलिंग्स, अदर बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स, रहने के घर, अन्य भवन और संरचनाएं, मशीनें और उपकरण, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, कल्टिवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, अर्थात जैसे पशुधन, कृषि के लिए
जो उपकरण होते हैं ये आते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट, जैसे कि सॉफ्टवेयर हुआ, जैसे भी हम किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट लेते हैं। और वह डिफेंस वेपन सिस्टम, रक्षा हथियार प्रणाली, जैसे टैंक, फाइटर, प्लेन्स, इन सब में सरकार खर्चा करती है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण, इसका अर्थ ये है कि स्थिर रूप से पूंजी का निर्माण किया जाए। अब हम एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें देखते हैं, क्या है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में ये कि महत्वपूर्ण बिंदु है क्या क्या है। अब हम देखते हैं भारत में कुल जीएफसीएफ में सर्वाधिक योगदान रहने का घरों का है, अर्थात इन इंडिया द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द जीएफसीएफ इज ड्वेलिंग्स। सेकेंड, और दूसरे नंबर पर किसका है, मशीन एंड इक्विपमेंट्स, अर्थात उपकरण और मशीनों का। अब एक बिंदु और हम देखते हैं, द लार्जर द साइज ऑफ अ जीएफसीएफ इन अ कंट्री मोर विल बी पोटेंशियल ऑफ जीडीपी इन दैट कंट्री, अर्थात जिस राष्ट्र का जीएफसीएफ जितना अत्यधिक होता है उस राष्ट्र के जीडीपी को अधिक होने का उतना अधिक संभावना होती है। जीएफसीएफ प्राय अब हम समझ गए। अब हम आगे की ओर बिंदुओं को चलते हैं। अब हम एक और टर्म या पॉइंट को देखेंगे जो है आईसीओआर, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसको हिंदी में कहेंगे विद्यमान पूंजी निर्गत अनुपात। देखिए यहाँ पे हिंदी तो आपको कठिन लगेगी क्योंकि यह शुद्ध शब्द हम आम लोगों की बोलचाल की भाषा में यूज नहीं करते। यह एनसीईआरटी में होता है लेकिन हम उसको प्राय समझ नहीं पाते। उसका इंग्लिश रूपांतरण हम समझ लेंगे लेकिन उसका हिंदी रूपांतरण समझने में अत्यधिक कठिनाई होती है। आईसीओआर इंक्रीमेंटल अर्थात वृद्धिमान, कैपिटल अर्थात पूंजी, आउटपुट अर्थात निर्गत, रेशियो मतलब अनुपात। ये क्या दर्शाता है, इट शोज प्रोडक्टिविटी ऑफ अ कैपिटल, यह पूंजी की उत्पादकता को दिखाता है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग वे, यह निम्नलिखित अभिव्यक्त करता है जिसको हम देखते हैं डेल सी अपान डेल वाई। इसका एक फार्मूला है डेल सी अपान डेल वाई। डेल सी क्या है, डेल सी किसे कहते हैं, चेंज इन कैपिटल अर्थात पूंजी में परिवर्तन को हम डेल सी कहते हैं। और डेल वाई किसे कहते हैं, चार्ज चेंज इन जीडीपी, जीडीपी में हुए परिवर्तन को हम डेल वाई कहते हैं। अब हम देखते हैं आईसीओआर और कैपिटल प्रोडक्टिविटी का अनुपात क्या होता है। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन आईसीओआर एंड कैपिटल प्रोडक्टिविटी, अर्थात आईसीओआर और पूंजी की उत्पादकता में विपरीत संबंध होता है। मतलब अगर आईसीओआर बढ़ेगा तो कैपिटल प्रोडक्टिविटी घटेगी और आईसीओआर घटेगा तो कैपिटल प्रोडक्टिविटी प्राय बढ़ेगी। समझ लिए। अब हम आगे की ओर चलते हैं। ये महत्वपूर्ण टर्म है इकोनॉमी में, इसको आपको प्राय समझना होगा। आपको समझने में थोड़ी कठिनाई तो होगी लेकिन आपको प्राय इसको समझने होगा। इसके इंग्लिश को टर्म को कभी आपको नहीं भूलना है, इसमें आपको वर्क करना है। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई भी बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू पढ़ते, प्राय इसमें आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर का सहारा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हिंदी की प्रासंगिकता आज के दौरान में रह नहीं गई। उसमें बहुत सारे ऐड आते हैं। आपको राष्ट्रीय लेवल के अखबार पढ़ना है और आप अगर किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे यूपीएससी की कर रहे हो या स्टेट पीएससी को, आपको इसमें एक महत्वपूर्ण रोल न्यूज़पेपर का रहता है। उसमें आपको 1 to 1.5 आवर आपको खर्च करने पड़ेंगे जिससे आपके व्यक्तित्व में पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट के करंट से रिलेट करेंगे, उसमें पैनापन आता है, आप नया कुछ जोड़ सकते हैं उसमें। अब हम आगे की ओर चलते हैं। रोल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बचत और निवेश की भूमिका क्या होती है। अर्थशास्त्र में बचत और निवेश की भूमिका क्या होती है अब हम देखेंगे। जैसे एक सर्कुलर इकोनॉमी को आपने सुना होगा, जैसे व्यक्ति, आईसीओआर को हमने क्या है समझा, वृद्धिमान पूंजी निर्गत अनुपात समझा हमने। अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैंने कहीं एक कंपनी में 100 रुपये का इन्वेस्ट किया तो क्या हुआ, कैपिटल फॉर्मेशन हुआ अर्थात पूंजी निर्माण हुई। अब पूंजी निर्माण आगे होगी वृद्धिमान पूंजी निर्गत अनुपात, उससे कुछ मुझे निकला निर्गत, आउटपुट हुआ, फिर आउटपुट हुआ, फिर मैं और पैसा लगाऊंगा उसको, प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा उत्पादन होगा, तो मेरी इनकम आएगी, मेरी इनकम आएगी तो एक सेविंग करूंगा,
ये सर्कल चलता रहता है, इसलिए इसको सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। हम समझ गए ना। अब हम आगे की ओर चलते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये दोनों शब्द हम प्राय समझते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन इसके बीच कुछ अंतर होता है, उसको प्राय हम अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। आज हम उसको देखते हैं। जो ग्रोथ होती है उसको हम हिंदी में समृद्धि कहते हैं और डेवलपमेंट को विकास कहते हैं। समृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, मतलब ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव एंड मेजर चेंजेस इन प्रोडक्शन एंड इनकम। समृद्धि मात्रात्मक होती है और उत्पादन में अथवा आय में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है, और उसमें क्या होता है, उसमें प्रोडक्टिविटी मेजर की जाती है, अर्थात प्रोडक्शन मेजर किया जाता है और इनकम को मेजर किया जाता है। अर्थात ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव एंड मेजर चेंजेस इन प्रोडक्शन एंड इनकम। अब डेवलपमेंट को देखते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव या गुणात्मक होता है। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ मात्रात्मक होती है, लेकिन डेवलपमेंट गुणात्मक होता है। एंड इट शोज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यह जीवन की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। ग्रोथ जीवन की गुणवत्ता को नहीं प्रदर्शित करती है, वह किसी भी राष्ट्र के समृद्धि को प्रदर्शित करती है, मतलब उसके मात्रात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करती है, मात्रात्मक वृद्धि को प्रदर्शित करती है। लेकिन डेवलपमेंट होता है उसके गुणात्मक वृद्धि को प्रदर्शित करता है। इन अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ इनकम और ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट, बट सम अदर आइटम आर आल्सो रिक्वायर्ड लाइफ, गुड हेल्थ, नॉलेज इट। अर्थात जीवन की अच्छी गुणवत्ता में आय या ग्रोथ, हम ग्रोथ को आय भी कहते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। जीवन की अच्छी गुणवत्ता में, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ में ग्रोथ और आय महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कुछ अन्य बातों की भी आवश्यकता होती है, जैसे गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि। और डेवलपमेंट में आय और ग्रोथ, ज्ञान, अच्छा स्वास्थ्य आदि, उन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। सॉरी दोस्तों, अब हम आगे की ओर चलते हैं। HDI, इसका अर्थ क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। प्राय हम देखते हैं भारत की HDI सूचकांक बहुत नीचे आता है, HDI रैंक बहुत नीचे आती है। अब इसको तैयार कौन सी संस्था करती है? HDI को निकालता कौन है? इसको निकालता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अर्थात UNDP। ये कब से निकाला जाता है? सिंस 1990, मतलब 1990 से इसे निकाला जाता है। HDI डायमेंशन एंड इंडिकेटर टू बी यूज्ड इन HDI कंस्ट्रक्शन। HDI में क्या क्या लिया जाता है, इसके डायमेंशन क्या है, इसके आयाम क्या हैं, इसके सूचक क्या हैं, इसके इंडिकेटर क्या हैं, इसको हम प्रायः देखते हैं। अब सर्वप्रथम हम आयाम को देखेंगे, अर्थात डायमेंशन को देखेंगे। आयाम होता है, आयाम के अंतर्गत दीर्घ और स्वस्थ जीवन देखते हैं, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। और क्या देखते हैं? नॉलेज और जीवन स्तर। अब ज्ञान के सूचक क्या क्या हैं? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ के सूचक क्या हैं? जीवन प्रत्याशा, अर्थात लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अर्थात जीवन प्रत्याशा। सॉरी दोस्तों, कुछ मिस्टेक हुआ। अब हम ज्ञान की ओर देखते हैं। नॉलेज, नॉलेज के सूचक क्या है, क्या इंडिकेटर है नॉलेज के? नॉलेज के स्कूल के प्रत्याशित वर्ष, अर्थात एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, और दूसरा होता है स्कूल के वर्षों का माध्य, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। दो आयामों को हमने देखा, क्या क्या देखा? दीर्घ और स्वास्थ्य जीवन, स्वस्थ जीवन, ज्ञान। दीर्घ और स्वस्थ जीवन के इंडिकेटर क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अर्थात जीवन प्रत्याशा। ज्ञान के इंडिकेटर क्या है? स्कूल के प्रत्याशित वर्ष, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, अर्थात स्कूल के वर्षों का माध्य। अब हम तीसरा आयाम देखते हैं, थर्ड डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन है लिविंग स्टैंडर्ड्स, जीवन स्तर। जीवन स्तर व्यक्ति क्या कहता होता है? रियल पर कैपिटा GNI। GNI को हम क्या कहते हैं? ग्रॉस नेशनल इनकम। जीवन स्तर का इंडिकेटर होता है रियल, मतलब वास्तविक, न कि नॉमिनल, वास्तविक पर कैपिटा GNI। हम HDI के तथ्यों को देख लिया। इसकी स्थापना की कब हुई थी? 1990 में। नहीं, यह निकाला कब से जाता है? 1990 से।
इसको निकालता कौन है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके इंडिकेटर क्या है, इसके डायमेंशन क्या है, ये महत्वपूर्ण बातें थी, इसको हमने देख लिया। अब हम आगे की ओर चलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला, आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, डेली अखबारों में पढ़ते होंगे, तो कहीं न कहीं आपको सस्टेनेबल शब्द मिलता होगा। सस्टेनेबल शब्द होता है धारणीय, सस्टेनेबल को हम हिंदी में धारणीय भी कहते हैं, संपोषणीय भी कहते हैं, सतत भी कहते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास, इसका उचित या समुचित अर्थ होता है सतत विकास। इसको रिकमेंडेड कौन किया था? ब्रंटलैंड आयोग, ब्रंटलैंड आयोग द्वारा यह 1983 में रिकमेंडेड किया गया था। और इसकी कॉमन फ्यूचर, इसके सामान्य कॉमन फ्यूचर 1987 में हुए थे। अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा को देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटरजेनरेशन इक्विटी इन रिसोर्सेज यूज इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थात संसाधनों के इस्तेमाल में अंतर पीढ़ी समता धारणीय विकास है। मतलब हम ऐसा विकास करें कि जो केवल हमारे तक सीमित न रहे, इसी पीढ़ी तक सीमित न रहे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाए। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इंटरजनरेशनल इक्विटी इन रिसोर्सेज यूज इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संसाधनों के इस्तेमाल में अंतर पीढ़ी समता धारणीय विकास। वैसे वर्तमान पीढ़ी जितना आज डेवलपमेंट कर रही है वो भी सस्टेन डेवलपमेंट करे, फ्यूचर आने वाली पीढ़ी वो भी सस्टेन डेवलपमेंट करें, उसके आने वाली पीढ़ी तक संसाधनों का दोहन समुचित रूप से या सतत रूप से किया जाए। आज हमने इतने सारी बातों को ध्यान में रखा और आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखेंगे और उसको पसंद करेंगे तथा उसमें जो कुछ भी खामियां हो उसे प्रदर्शित करेंगे, जिससे मेरे और आपके बीच होने वाले संबंधों को अधिक कठोरता मिले। नमस्कार साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।